अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साबिक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ की, जिन्हें खसूसी अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के एक 3 रुकनी या फुल बेंच ने उस सज़ा को ही नहीं बल्कि उस अदालत को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और अब 4 साल के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को टेकअप करने का फ़ैसला किया है। इससे पहले कि हम इस केस पर आएँ, इसके बैकग्राउंड की तरफ आएँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काज लिस्ट कब जारी हुई है। काज लिस्ट जारी हुई है 3 नवंबर 2023 को, और जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा है वो 3 नवंबर 2007 को जो उन्होंने आइन को मुअत्तल किया था उसकी बेस पर दर्ज किया गया था। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अब इसको इत्तेफाक समझे या क्या कहें, मगर हो सकता है कि वो भी कोई पैगाम देना चाह रहे हों। 3 तारीख का ही इंतखाब किया गया है, गो कि दीगर भी काज लिस्ट जो आइंदा हफ्तावार जारी होती है वो जुमे को ही आना थी और कोइंसिडेंटली 3 नवंबर थी जुमे को, तो डेट्स बड़ी मैटर करती हैं। अब आते हैं इस केस की तरफ। तकरीबन 15 साल पहले साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 2007 में 3 नवंबर को एक एमरजेंसी नाफिज की थी मुल्क भर में, और उस एमरजेंसी के ज़रिए न सिर्फ मीडिया बल्कि जजेस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। जजेस को नज़रबंद कर दिया गया था उनके घरों में। कई जजेस तो मुस्ताफ़ी होकर घरों को चले गए थे, और अक्सर जजेस आपको याद होगा जो मैं नाम मेरे जहन से निकल रहे हैं, बहुत सारे जजेस थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वो भी नज़रबंद थे, और एक नई बहस चल निकली थी। 2008 में आपको मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली ज़रदारी सदर बने थे, और 2010 में एक 18वीं तरमीम भी हुई थी, और उसके बाद आर्टिकल 6 की बात सामने आई। और बाद अज़ां तकरीबन 2012 में जो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं जवाद एस ख्वाजा, उन्होंने आइन मुअत्तल करने की बुनियाद पर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने का कहा। और बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पर उस वक्त के वज़ीर आज़म जो 2013 में मुंतखब होकर आए या चुनतखब होकर आए, नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने एक खसूसी अदालत कायम की। वज़ारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया, और खसूसी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रज़ामंदी से कायम की गई। जस्टिस फैसल अरब जो बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहे, उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के जज थे, उनकी सरबराही में एक 3 रुकनी खसूसी अदालत कायम की गई। और इस खसूसी अदालत ने तकरीबन 6 साल तक ये मुकदमा सुना। अक्सर जो आप कह सकते हैं जजेस हैं वो तब्दील होते रहे। बहुत से जजेस ने इस केस को सुना, चाहे वो लाहौर से हों, सिंध से हों, खैबर पख्तूनख्वा से हों, इन तमाम जजेस ने इस केस को सुना। फाइनली 2019 में जस्टिस वकार सेठ, जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस नज़र अकबर पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुना दी। उनको आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार पाया, और ये वो फ़ैसला है जिसमें ऑब्वियसली हेड कर रहे थे बेंच को जस्टिस वकार अहमद सेठ, और उन्होंने ही फ़ैसला तहरीर भी किया था, मगर 2-1 से ये फ़ैसला आया था। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस नज़र अकबर ने इस फ़ैसले से इख्तिलाफ़ किया था, जबकि जस्टिस वकार सेठ ने अपने फ़ैसले में एक पैराग्राफ लिखा, जिस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को बैरून मुल्क जो क़याम पजीर थे, उन्होंने पनाह ले रखी थी, खुद साख्ता जलावतनी थी उनकी, उनको वहाँ से लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए। अगर उनकी इस दौरान मौत वाक़ हो जाती है तो उनकी लाश को लाया जाए डी चौक पर इस्लामाबाद के, 3 दिन तक उनकी लाश को लटकाया जाए। बेसिकली एक इबरत का निशान वो बनाना चाहते थे, मगर उनके साथ जो अक्सरियती फ़ैसले से इत्तेफाक करने वाले जस्टिस शाहिद करीम हैं, उन्होंने उनके इस पैराग्राफ से इत्तेफाक नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि ये अक्सरियती फ़ैसले का हिस्सा नहीं है। ये एक पैराग्राफ, जहाँ तक बात है उनको सज़ाए मौत सुनाने की, तो वो फ़ैसला अक्सरियती ही था। अब मामला ये है कि जब ऑब्वियसली आपको मालूम है इस्टेब्लिशमेंट भी मुतहर्रिक थी। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का ट्रायल चल रहा था खसूसी अदालत में, पहले जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ पर भी एक दफ़ा वो पेश हुए। उसके बाद जो अदालत है, आप कह सकते हैं वफाकी शरई अदालत सुप्रीम कोर्ट के सामने, एन सामने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के शाराए दस्तूर पर कायम है, वहाँ पर यह ट्रायल चलता रहा है। परवेज़ मुशर्रफ साहब 2 दफ़ा इसमें पेश हुए हैं, उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद की गई है। उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार भी किया, और कभी
कोई उज़र पेश किया जाता, कभी कोई वो अक्सर जो पेशी होती थी या हेयरिंग होती थी उस पर नहीं आते थे। लास्ट टाइम जब वो आने वाले थे तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई, बताया जाता है रास्ते में उनको दिल के आर्जे में वो मुब्तला थे। तबीयत ख़राब होने के बायस उनको अदालत लाने की बजाय वहाँ से ही AFIC मुंतकिल कर दिया गया CMH में, और उसके बाद फिर अदालत में उनका मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया गया और बताया गया कि उन्होंने बैरून मुल्क जाना है। और बताया यही जा रहा है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही उनका नाम ECL से निकालने का कहा था, और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की गो अहेड पर उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी। और ये बात तो बिल्कुल सच है कि नवाज़ शरीफ साहब ने ही उनके ख़िलाफ़ मुकदमा इनिशिएट किया और बाहर जाने की इजाज़त भी बहरहाल उन्होंने ही दी। इस पर एक कंट्रोवर्सी ने अलग जन्म लिया था। हामिद मीर साहब ने ख़ुद ये बताया है कि उन्होंने नवाज़ शरीफ से पूछा था, तो वो कहते हैं कि मुझे तो अटार्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। उस वक्त अटार्नी जनरल थे सलमान असलम भट्ट साहब। बहरहाल ये बहस दूसरी तरफ जा रही है। हुआ कुछ यूँ कि फाइनली जब 2019 में 3 रुकनी बेंच ने साबिक सदर को सज़ा सुना दी, और मुझे याद पड़ता है उसी रोज़ गालिबन साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने हम साफ़ियों को अपने पास बुलाया, अपने चैम्बर्स में एक कमेटी रूम में हम बैठे, काफ़ी खुलकर बातें हुई थी, और उस मुलाकात में उन्होंने काफ़ी इंकशाफ किया था। और वहाँ पर उन्होंने ये क्रेडिट भी लेने की कोशिश की थी कि दरअसल उन्होंने कोशिश की है ये फ़ैसला जल्द आने की। और मुझे याद पड़ता है कि जब ये फ़ैसला आना था अभी आया नहीं था, उससे कबल ये मुकदमा एक दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने बरतानवी एक आमिर थे क्रामवेल, उनका जिक्र किया, जिनकी लाश को कब्र से निकाल कर जो ढांचा था उसको सज़ाए मौत सुनाई गई थी, सज़ाए मौत दी गई थी। तो यहाँ से ही शायद उन्होंने भी मोटिवेशन पकड़ी जस्टिस वकार सेठ ने, और जिस तरह की उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी थी। अब जस्टिस वकार सेठ भी इस दुनिया में नहीं रहे। जब वो मौजूद थे, उन्होंने फ़ैसला दिया था, उस पर उस वक्त की जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर और जो वज़ीर कानून थे फ़रोग नसीम, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे याद है PID में, और उन्होंने कहा था कि हम इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करेंगे। बाद अज़ां वो रेफरेंस का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि जस्टिस वकार अहमद सेठ वो जज हैं जिनके फ़ैसलों को जवाज़ बनाकर या जिनके फ़ैसलों को पेश किया जाता है जो आलमी अदालतें हैं। जब वहाँ पर कुलभूषण का केस चल रहा था, हमारी अदालतों पर अदम एतमाद किया जा रहा था, तो उस वक्त मिसाल के तौर पर दिए जा रहे थे जस्टिस वकार अहमद सेठ के फ़ैसले जो मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक थे। तो ये फ़ैसला बाद में ड्रॉप हो गया कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करना है, लेकिन इसी दौरान उनको कोविड में उनकी तबीयत नासाज हुई और वो फिर जल्द ही इस दुनिया से रहलत फरमा गए। जो मामला था इसको अज़हर सिद्दीक़ साहब एडवोकेट हैं, आज भी हयात हैं माशाल्लाह, बड़े सेहतमंद हैं। उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में लाहौर। और इससे पहले कि हम उसकी तरफ आएँ, जो सलमान सफदर साहब वकील थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के, उन्होंने खसूसी अदालत के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर दिया था। मगर अज़हर सिद्दीक़ साहब ने जो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है, उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद के कहने पर, और उनके साथ साथ ख्वाजा तारिक रहीम भी थे, इन सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला फ़िक्स करवाया जाए। वहाँ पर फ़िक्स हुआ। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना। उस बेंच में आज के जो चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जस्टिस अमीर ख़ान भट्टी, वो भी शामिल थे और एक और जज शामिल थे। उन्होंने फ़ैसला करते हुए जो खसूसी अदालत का फ़ैसला है, न सिर्फ उसको सेट असाइड किया बल्कि उस खसूसी अदालत को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। मामला थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी को उन्हीं खदमात की एवज़ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करवाया, और हो सकता है ये गलत हो, मगर बहुत से लोगों का ये मानना है। और जब जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी की एलिवेशन हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उनकी एलिवेशन की मुखालफत की थी। और वो जो उन्होंने मुखालफत की थी वो इसी बुनियाद पर की थी कि इन्होंने एक अदालत, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कायम की गई अदालत को गैर आइनी करार दे दिया, और ये फ़ैसला सुनाया साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का। काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने एक नोट लिखा था। अब उसके बाद वो मामला जो है कारपेट के नीचे दब गया। किसी चीफ़ जस्टिस ने उस मामले को टेक अप ही नहीं किया, ना लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को, ना ही खसूसी अदालत के उस फैसले के ख़िलाफ़ परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपील को।
कई जजेस आए, कई जजेस गए। जस्टिस गुलजार अहमद थे, जस्टिस उमर अताब बंदयाल थे, उन दोनों ने ही इसको टेकअप नहीं किया। फाइनली अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए हैं, उन्होंने उनकी जो 3 रुकनी कमेटी है जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाज़ुल हसन पर मुश्तमिल, उन्होंने एक 4 रुकनी लार्जर बेंच बनाया। अब 4 रुकनी लार्जर बेंच क्यों बनाया गया, एक ये बड़ा अहम सवाल है। 4 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की जो मुझे वजह समझ में आती है वो ये है कि जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो 3 जजेस का है, और ऑब्वियसली 3 जजेस के फ़ैसले को अगर सेट असाइड करना है तो वो एक बड़ा बेंच होगा, उससे जजेस ज़्यादा होंगे। इस वजह से अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच में 2 जजेस वो हैं जो उनके मामूल के रूटीन के बेंच में शामिल होते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। मगर अब एक चौथे जज को शामिल किया गया है, वो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। जुमे का दिन मुतय्यन किया गया है, जुमे के रोज़ इस मुकदमे पर समाअत होना है, और अब इस समाअत से कबल कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। एक तो बड़ा अहम पहलू ये है कि जो बेंच है उसके ही मुस्तकबिल पर, उसकी ही जो साख है या उसकी कंपोजिशन जो है उस पर सवालात उठ रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के उस फैसले को ऑलरेडी आप कह सकते हैं तनकीद का निशाना बना चुके हैं, उस पर अपनी राय दे चुके हैं, माइंड अपना डिस्क्लोज़ कर चुके हैं, वो कैसे और क्यों कर इस मुकदमे को सुन सकते हैं, ये एक बड़ी वैलिड रीज़न है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला एक और बेंच के मेंबर हैं, वो हाई कोर्ट में बताया जा रहा है कि इसी नोयत के एक मुकदमे को, इसी केस को बल्कि मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो केस है इसी को सुन चुके हैं और अपना माइंड भी वहाँ पर डिस्क्लोज़ कर चुके हैं। तो क्या उनको भी इस मुकदमे में बैठना चाहिए? बचते हैं 2 जजेस, और फिर ऑब्वियसली बेंच, अगर ये भी खैर वाज़े है सुप्रीम कोर्ट में कि जज अगर चाहे तो वो ख़ुद को अलग कर सकता है, अदरवाइज़ किसी के कहने पर उसने अलग नहीं होना, कुछ इखलाकी जवाज़ होता है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, ये तो खैर पहले से इस असूल पर चलते आए हैं, बिलख़ुसूस जस्टिस उमर अताब बंदयाल के दौर में भी अक्सर। लेकिन अब देखते हैं ख़ुद पर जब आई है ये क्या करेंगे। एक और पहलू बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो एक जज हैं जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, जिनका फ़ैसला, और बताया यही जा रहा है, मुमकिन यही है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है परवेज़ मुशर्रफ साहब की उस अपील की का जो ख़ुसूसी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने दायर की थी बवसातत सलमान सफ़दर साहब के, वो गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि अब वो दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। मगर जहाँ तक ताल्लुक़ है लाहौर हाई कोर्ट के उस फ़ैसले का, हो सकता है अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलमान सफ़दर साहब जो कि इस केस में परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील हैं, इसी हफ़्ते मुमकिन ये है कि इमरान खान साहब की भी ज़मानतों के ख़िलाफ़ जो ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त दायर है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, और उस दरख्वास्त में भी जो वकील हैं इमरान खान के वो सलमान सफ़दर हैं। एक कोइंसिडेंट तो ये है। दूसरा ये है कि इस वक्त सबको मालूम है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने शोकाज नोटिस जारी कर रखा है जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी को, और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी का ही ये फ़ैसला एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आ रहा है। और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, जिस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 3-2 से जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी को शोकाज नोटिस जारी किया है, उन 2 में जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया था उस शोकाज नोटिस जारी करने में, वो जस्टिस अमीर ख़ान भट्टी भी शामिल हैं, जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं। ये उस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने ख़ुसूसी अदालत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो ये कुछ इंस्टेंसेस हैं। अब देखना होगा कि इसके ऊपर ये मामला जो है वो आगे किस तरह बढ़ेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी का या उस 3 रुकनी बेंच का लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा था कि जो फ़ैसला है ख़ुसूसी अदालत का जस्टिस वक़ार सेठ का, वो जो इस्लामी कवानीन हैं उनके रोशनी में नहीं है, और जो कुरान व हदीस है उसको भी ज़हन में रख कर फ़ैसले करना होते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब देखते हैं इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में ये 4 रुकनी लार्जर बेंच क्या कहता है। क्या ये बेंच टूट जाएगा? अगर ये बेंच टूट नहीं जाता तो फिर क्या जो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी का वो फ़ैसला है, जिसको तहरीर भी जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने किया था, वो सेट असाइड हो जाएगा? और क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ये केस सुनना चाहिए? जस्टिस अतर मिनल्ला को ये केस सुनना चाहिए? एक और पहलू बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल फैज़ाबाद धरना केस भी ज़ेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट में, और फैज़ाबाद धरना केस में आपको मालूम है साबिक़ DGISI जो उस वक्त DGI थे जब फैज़ाबाद धरना जजमेंट आई थी, उनके ख़िलाफ़ कुछ इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ कुछ ऑब्ज़र्वेशंस भी आ रही हैं अदालत की।
अब इस केस में भी उनका नाम पॉपअप हो रहा है। हो सकता है जब समाअत हो तो उनका नाम भी सामने आए, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि फैज़ हमीद साहब, जनरल फैज़ हमीद की ईमा पर ही ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। और दूसरी बात, अज़हर सिद्दीक़ साहब हैं जिनसे आजकल वैसे ही काजी फ़ायज़ ईसा साहब काफ़ी नाला हैं। तो ये बड़े आप कह सकते हैं कि डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि फ़ैसला क्या होगा। मगर सबसे अहम चीज़ तो ये है कि क्या कोई इस बेंच पर एतराज़ आयद करेगा। और जहाँ तक बात है दरख्वास्त गुजारों की, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी को अगर आप देखें तो उनके साथ मामलात अब तकरीबन सब के ही बिगड़ चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी उनसे नाराज़ है, अपने सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजेस जो अक्सरियत में हैं वो उनसे कुछ नाला हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है वकला बरादरी का, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो उनके अगेंस्ट कंप्लेनेंट है, जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उन्होंने दरख्वास्तें या शिकायत दर्ज कर रखी हैं, रेफरेंसेस दर्ज कर रखे हैं। दूसरा, अब इस केस के अंदर बज़ाहिर तो वो प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान ग्रुप जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी को सपोर्ट कर रहा है, या आबिद ज़ुबैरी वगैरह वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। मगर इस केस के अंदर जो परवेज़ मुशर्रफ वाला केस है, इसमें जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी को फैसले को चैलेंज जो सुप्रीम कोर्ट में किया है वो उसी प्रोफेशनल ग्रुप के हामिद खान ग्रुप ने किया है। हामिद खान ने किया है, तौफीक आसिफ साहब जिनका ताल्लुक़ हामिद खान ग्रुप से है उन्होंने किया है। तो बज़ाहिर नज़रिया आ रहा है कि जो मज़हर अली अकबर नकवी साहब हैं उनके ख़िलाफ़ भी अब टू सम एक्सटेंट घेरा तंग किया जा रहा है, और वो अब ख़ुद ब खुद धंसते चले जा रहे हैं, और उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जो माजी में हमने देखा था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए वकला की सूरत में था, वकला उनके लिए सड़कों पर निकले, अदालतों में उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। मगर जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के केस में नज़र यही आ रहा है कि वो बंद गली में आ चुके हैं और बिल्कुल तन्हाई का शिकार हैं। उनके लिए सपोर्ट जो है, सपोर्टिंग वॉइसेस वो अगर हैं भी तो काफ़ी मध्यम है। देखते हैं अब क्या होता है। जुमे का दिन है, जुमे को पता चलेगा काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस बेंच में बैठते हैं या ख़ुद को रिक्यूज़ कर लेते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।